है एवरीवन, हाय। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पिद्दी सा टॉपिक हम कर देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। देखिए, मान लीजिए मैंने आपको क्या दे दिया, ये एक्स और वाई एक्सिस दे दी। ये हमारे पास दो एक्सिस हो गई। नेक्स्ट आपके पास एक वेक्टर है और वेक्टर वो ये है, यहाँ पे एक वेक्टर हो गया। इस वेक्टर को ध्यान से देखिए, ना ये एक्स एक्सिस में है ना ये वाई एक्सिस में है। ठीक है, ये बीच का है, बीच का बंदर जो हो गया ये वो है। तो कई बार कुछ ऐसे वेक्टर होंगे जो प्रॉब्लम करेंगे, और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि एक एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी वर्क हो रहा है एक एक्सिस के अलोंग, उसका इफेक्ट दूसरी एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यानी अगर आपने एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसका इफेक्ट वाई एक्सिस में नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस में ही रहेगा। ओवरऑल चेंज हो सकता है लेकिन वाई एक्सिस में कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो ये सारी एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आपको दे दिया गया ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से एक ये बना दीजिए रेक्टेंगल ऐसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दी। नेक्स्ट उसमें आप ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास जो भी वेक्टर था, इस वेक्टर की वैल्यू दे रखी थी कितनी, आर। तो क्या आप लोगों को यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल जिसमें एक वैल्यू है आर और ये एंगल है थीटा। अगर मैं इसमें नाम दूं तो परपेंडिकुलर और बेस ये हो जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन ट्राइंगल से, ठीक है, बी अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होगी। वैसे ही P अपॉन आर इसकी वैल्यू साइन थीटा होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ये भूखा प्यासा, वो समथिंग एक मेथड होता है तुम लोगों का याद रखने का, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको जो मेथड पसंद हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम कंपोनेंट कैसे ले लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, it will become r cos theta, and this value और that value, y वाली जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी हमारे पास r sin theta। तो ये x और y की वैल्यूज होती हैं, जैसे भी आपको याद करना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट अगर इन सारी चीजों को हम देखें तो जिसके साथ थीटा है उस एक्सिस को कॉस वाला पार्ट मिल जाएगा, और जिसके साथ थीटा नहीं है उस एक्सिस को साइन वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है 10 और ये एंगल 30 डिग्री। तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू, दिस विल बी 10 cos 30 डिग्री, एंड दिस वैल्यू इट विल बी 10 sin 30 डिग्री along x एंड y। दैट्स ऑल। आपने क्या कर दिया, एक वेक्टर को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, x और y एक्सिस के अलावा। x और y एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर को आपने ये जो दो वैल्यूज में ब्रेक किया है, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट चलो अब देखते हैं कंपोनेंट लेना। एक मिसकंसेप्शन बच्चे पाल लेते हैं कि हमेशा एक्स एक्सिस को थीटा वाला पार्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एक एंगल है, ये एंगल हो गया 37। ठीक है, तो cos 37 sin 37 इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में प्रूव कर दिया था, बता दिया था कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो एक बार अगर आप रिवाइज करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे है, तो इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो यहाँ बनेंगे। इस वेक्टर को मैंने वैल्यू दे दी लेट जस्ट से 50। तो आप लोग देखिए कि ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, 50 कॉस या साइन, क्या लिखें इसके साथ, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ, तो इसके साथ लिखा जाएगा कॉस। ठीक है, जिसके साथ थीटा लाई करता है उसी को कॉस मिलता है, वही बेस बन जाती है। ये कुछ एक बेसिक से कंसेप्ट हैं, ध्यान रख लेना। एंड दिस विल बी साइन।
तो इनकी वैल्यूज ऐसे दी जाएंगी कॉस और साइन। दैट्स ऑल। एक क्विक एग्जांपल और उसके बाद ठीक है हम लोग वापस बढ़ते हैं देवी और सज्जनों। ये 90 है, 90 डिग्री नहीं, सॉरी। इतने सारे एंगल हैं, टाइम पे कोई याद नहीं आता। तो ये हम ले लेते हैं अगेन 30 डिग्री। मान लीजिए मैंने आपको ये एंगल्स दे दिए एंड नाउ आई एम सेइंग कि फाइंड द वैल्यूज। इस लास्ट वाले की वैल्यू 50 ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लैक वाले कबूतर को देखिए, इसको, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट जो होंगे वो इसी की एक्सिस के साथ लगेंगे। थोड़ा सा मैं गैप दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो वो जो 30 वाला है इसके cos 30 लगा दो और इसके sin 30 लगा दो। तो इसके हमने कंपोनेंट्स ले लिए। नेक्स्ट, थोड़ा लाइट का डिफरेंस है, अजीब दिख रहा हूं, कोई नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ पे है ये वाला। तो इस वेक्टर को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू है 90 और ये 30 डिग्री बना रहा है। तो जिसके साथ 30 डिग्री एंगल लग रहा है उसे मिलेगा क्या, कॉस। नेक्स्ट, ये जो है इसके साथ नहीं लग रहा तो इसे मिलेगा साइन। तो इसकी वैल्यू हो गई 90 साइन 30 डिग्रीज। वेक्टर जिन दो एक्सिस के बीच में है उन्हीं दो एक्सिस को क्या मिलेंगे, उनके कंपोनेंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ 90 वाला ये जो वेक्टर है ये वेक्टर y और माइनस एक्स के बीच में है, तो इसके कंपोनेंट भी इन्हीं दो एक्सिस की तरफ जाएंगे। एंड बिडू इन दी एंड ये हमारे पास 50 वाला है। तो 50 का ये कंपोनेंट गैस करो कितना होगा, 50 साइन या कोस। तो ये होगा 50 साइन और ये वाला होगा 50 कॉस, जैसे भी आपको याद करना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपोनेंट्स ले लिए और इन कंपोनेंट से क्या हो गया, ये चीजें इजी हो गई। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, कंपोनेंट लेना बहुत इजी होता है। अब बिड़ू मान लो मैंने आपको क्या कर दिया, एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। ये मैंने आपको एक ट्राइंगल दे दिया और इस ट्राइंगल में मैंने कह दिया हाइपोटेन्यूज है h और ये एंगल है थीटा। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना होगा या बेस कितना होगा। तो याद रख लीजिए, एक राइट ट्राइंगल में डायरेक्टली आप बोल दीजिए परपेंडिकुलर होगा h साइन थीटा और बेस होगा h कॉस थीटा, ठीक है। ये याद कर लो क्योंकि डायरेक्टली ऐसे हम कंपोनेंट्स ले लेंगे, ठीक है। और रिमेंबर की स्पेलिंग रिमेंबर गलती हो सकती है उसमें, ओके ओके, ठीक। ये कैमरा भी एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके। तो बच्चों अब आ जाओ, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस वाले पे। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि आपके पास मान लीजिए ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं। एक वेक्टर हो गया ए और एक वेक्टर हो गया बी, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो एक्सटेंड करके हम ऐसे दिखा देंगे। एंड दिस साइड, दिस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ए, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बताना है रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है और फिर हमें बताना है रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा क्या है। तो ए तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस मान लूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक रैंडम अपनी तरफ से एक्सिस ड्रॉ कर लूँ, तो ए तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा, ठीक है। बी धोखेबाज है, बी एक्स एक्सिस पे नहीं है। तो क्या करेंगे, बी को, बी के तोते उड़ा दीजिए, बी को काट दीजिए दो दो कंपोनेंट में। तो बी के दो कंपोनेंट्स ले लो, ठीक है। कैसे कैसे, यहाँ पे है हमारे पास बी, तो जरा जल्दी से एक थ्योरेटिकल ट्राइंगल बना लो अपनी तरफ से। बी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा और बी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा।
और आपको तो पता ही है कंपोनेंट जिन दो एक्सिस पे आता है वो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो इस फिगर को अगर मैं दोबारा बनाऊं तो अब देखिए, अब बेस में कितना वेक्टर है टोटल? एक तो ए था ही और आगे से कौन आ गया? बी कॉस थीटा आ गया। परपेंडिकुलर में कौन है? परपेंडिकुलर में हमारे पास बी साइन थीटा आ गया। बी के तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट ले लिए, तो बी वेक्टर को तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो बी है मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए, तो अब इसे हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। एंड फ्रॉम इनिशियल टू बिगिनिंग दिस इज आर। ये हमारे पास क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। नेक्स्ट विडो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम वगैरह या पाइथागोरस ट्रायंगल, ठीक है, थ्योरम जो भी कहना चाहो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? आर जो है हमारा रिजल्टेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्रायंगल की। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट, इसे आप लिख दीजिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई होप तुम्हें ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद हो, करनी तो पड़ेगी बिडू। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले ए है, ए का स्क्वायर, दो बी स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास दो है, तो दोनों को कंबाइन कीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, चलो बच्चे के पास ही चलते हैं पूछने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर ये हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए बिकॉज इट इज अ मैग्नीट्यूड, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मान लीजिए आपके पास, ठीक है, क्या हो गया, एक गाड़ी हो गई, ठीक, ये गाड़ी हो गई, तो आपने क्या किया, इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगा दी। एक फोर्स तो यहाँ लगा दी सामने 100 न्यूटन, और एक फोर्स आपने यहाँ लगा दी, ठीक है, किसी और बंदे ने लगा दी। कैसे लगा दी पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है काफी सारे रीजंस की वजह से प्रैक्टिकली, बट मान लीजिए एक पर्सन ने यहाँ फोर्स लगा दी 50 न्यूटन की, और दोनों के बीच में, फोर्सेस के बीच में एंगल हो गया 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो 100 और 50 न्यूटन की फोर्सेस लग रही हैं, इनका नेट कितना बनेगा इन दोनों फोर्सेस का। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नेट फोर्स होगी 100 प्लस 50, नहीं, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसी लॉ से सारी फोर्सेस, सारे वेक्टर, सारी वेलोसिटीज, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इसी लॉ से ऐड होती हैं। तो जरूरी है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करें। तो एक फोर्स है 100 न्यूटन की, एक फोर्स है 50 न्यूटन की, और उनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, उनके बीच का एंगल मैंने पुट कर दिया। यहां से दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, यही क्या होगी, मेरी रिजल्टेंट फोर्स होगी। आप डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ केसेस में कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल है और उनका रिजल्टेंट निकालना है, देन यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। स्केलर क्वांटिटीज फॉर्मूले को यूज नहीं करती। करंट
इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, करंट डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ठीक है, साइन के साथ। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, करंट स्केलर। जो जो वेक्टर इस फॉर्मूले को मानते हैं वो सारे क्या हो गए, वेक्टर हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अल्फा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद बेस। तो हमने क्या किया था वहां पे, नीचे एक बेस बनाई थी a प्लस बी कॉस थीटा, ऊपर एक कंपोनेंट लिया था b साइन थीटा, और जहां तक मुझे याद है इसे हमने r कहा था अल्फा एंगल पे। तो बेस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा। गैस करके बता सकते हो यहां से tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सोचिए। तो tan अल्फा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमारे पास बीडू लॉग एंगल हो गया। जब भी आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट क्या होगा, देन यू हैव टू टेल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यानी वैल्यू, एंड अल्फा एंगल विद बेस। ओके, ए के साथ आपको उसकी बेस भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि बेस कितनी बन रही है। ये चीजें बताओगे जब भी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप अभी तक मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप लोगों को थोड़े बड़े ट्यूटोरियल्स देखने की आदत हो गई होगी। अदरवाइज डबल स्पीड करो, ट्रिपल करो, जो तुम्हारी चॉइस हो वैसे करो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस करो, करना तो तुम्हें पड़ेगा। यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस जब भी बात बनेगी। ओके, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सो किड्स एक चीज सोचो, यू नो सम ऑफ वेक्टर्स। आपको पता है अगर मैं आपको दे दूं कि एक वेक्टर है रिजल्टेंट जो आ रहा है ए और बी को ऐड करने से, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, डायरेक्शन नहीं उसकी वैल्यू, हम इस फॉर्मूले से देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। What if I asked different? What if I asked difference of vectors? ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक वेक्टर है r और इसकी वैल्यू आ रही है a माइनस बी से, नॉट a प्लस बी, जस्ट a माइनस बी, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस ऑफ माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, b की जगह माइनस बी रख दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर आप b की जगह माइनस बी रखेंगे तो हर जगह रख दीजिए, ठीक है। तो यहां से जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, इसका स्क्वायर रूट। हाँ नहीं, ठीक है, ऐसे वैल्यूज आती हैं, देख लेना कौन सी वैल्यू कब आएगी। तो ये तो हमने हल्के हल्के डिस्कशंस किए हैं, अब चलो इन्हें और समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन काफी कॉमन है, तुम्हें जिंदगी में हर जगह मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू देयर डिफरेंस। दो वेक्टर का जितना सम आ रहा है उतना ही क्या है, उनका डिफरेंस है। a प्लस बी एंड a माइनस बी आर इक्वल, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि सम जितना है उतना ही डिफरेंस है, तो a और b के बीच में क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है। तो हो सकता है आपने अगर ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व किया है तो आपका आंसर रट जाए, अदरवाइज यहाँ देखिए, तो मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, ठीक है, सम का भी और डिफरेंस का भी। तो यहाँ पे आप देखिए जब आप दोनों फॉर्मूले रखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे भी आपको कहना हो। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, कई बार मैं जल्दी जल्दी में करते हुए कुछ टर्म्स मिस कर जाता हूँ, ठीक है, तुम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख लेना ध्यान से। तो अब हमारे पास हो गया 2ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। प्लीज ऐसा मत करना इसको यहाँ से काट दी नहीं करते ऐसा, सबको एक साइड लेके आते हैं, ठीक, वरना 1 इज इक्वल टू -1 प्रूव कर दोगे तुम लोग। तो 4ab cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट, ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती 4ab cos थीटा वाली, क्यों? क्योंकि वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, ये क्वेश्चन में गिवन है एक तरह से। तो cos थीटा क्या होना चाहिए? इट शुड बी 0। तो cos थीटा अगर 0 है तो थीटा शुड बी 90 डिग्रीज। इन दी एंड अगर वापस कहूं तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका सम और उनका डिफरेंस सेम आएगा। इट विल बी सेम, काफी हद तक ये सेम होगा दोनों साइड से। तो काफी एक इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है, याद कर लीजिए, ठीक। और भी हम काफी सारे फॉर्मूले वगैरह यहाँ पढ़ेंगे, लगे रहो, ओके। मत सोचना इतनी जल्दी लड़ाई पूरी हो गई।